हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी क्लासेस की कड़ी में एक और क्लास लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज की क्लास हमारी रहेगी क्रिया की। हिंदी व्याकरण में क्रिया से संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इससे पहले क्रिया की मैं 2 क्लासेज आपके सामने रख चुकी हूँ। सबसे पहली क्लास हमारी थी क्रिया का परिचय, उसके बाद दूसरी क्लास हमारी थी क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और इससे पीछे की क्लास में हम देखकर आए हैं क्रिया के यौगिक क्रिया के प्रकार, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा। कहना चाहूंगी यदि वह क्लास आपने नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा है सभी क्रियाओं के प्रकार। हमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें शब्द को देखा और उसी शब्द के आधार पर ही उस क्रिया को समझ लिया। कुछ भी रटने की या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए आज हम देखने जा रहे हैं कि व्यापार के आधार पर क्रिया, व्यापार या व्यवहार, व्यापार या व्यवहार के आधार पर क्रिया के प्रकार। व्यापार या व्यवहार के आधार पर अगर क्रिया की बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार हमारे पास आ जाता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्रिया। दूसरा प्रकार हमारे पास आ जाता है कर्मवाच्य क्रिया और तीसरा प्रकार हमारे पास आ जाता है भाववाच्य क्रिया, भाववाच्य क्रिया। दोस्तों देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन चाहे आपके निम्न लेवल का एग्जाम हो चाहे आपका उच्च लेवल का एग्जाम हो, हर कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। आइए जिस प्रकार से हमने सकर्मक अकर्मक को आसान तरीके से देखा, उसी प्रकार से एक आसान मेथड के द्वारा इसको भी समझते हैं। और आशा रखती हूँ कि यदि आपने क्लास को पूरा देखा तो कभी भी नहीं भूलोगे और कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो कर्तृ शब्द है आपका, ये कर्तृ शब्द जो है इसका अर्थ होता है कर्ता। कर्म का अर्थ जानते हो क्या होता है आपका? कर्म। और भाव का अर्थ क्या होता है आपका? भाव होता है। कहने का मेरा भाव है कि जो कर्तृवाच्य है इसे हम कर्तावाच्य भी कह सकते हैं। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इन्हीं शब्द के अंदर ही है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहूंगी कि हिंदी व्याकरण में कुछ रटने की आवश्यकता है, कोई आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता है, दोस्तों नहीं है। हिंदी व्याकरण एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक होने के नाते यहाँ हमें समझने की आवश्यकता होती है। यदि हमें एक बार समझ आ गया तो हम जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलते हैं। आइए देखते हैं जो कर्तृवाच्य है, इसकी कर्तृवाच्य जो क्रिया है इसकी परिभाषा हम देखें कि जिस क्रिया का व्यवहार कर्ता के साथ पाया जाता है, जिस क्रिया का व्यवहार कर्ता के साथ पाया जाता है, कर्तृवाच्य क्रिया या कर्तावाच्य क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के साथ पाया जाता है, जिस क्रिया का व्यवहार या व्यापार कर्म के साथ पाया जाता है, कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का व्यापार भाव के साथ पाया जाता है, भाववाच्य क्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं कैसे। मैम हमें परिभाषा तो शब्द के अनुसार याद हो गई, लेकिन ये जो व्यापार और व्यवहार है ये समझ नहीं आया कि व्यापार और व्यवहार क्या होता है। देखिए, क्रिया का व्यापार या व्यवहार उस क्रिया का परिवर्तित रूप कहलाता है। यदि क्रिया में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो किस प्रकार के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ? कर्ता के कारण उत्पन्न होता है तो क्या कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्म के कारण उत्पन्न होता है तो कर्मवाच्य और भाव के कारण उत्पन्न होता है तो
भाववाच्य क्रिया कहलाएगी। जैसे हम ये कहें कि क्रिया में विकार उत्पन्न होगा, तो क्रिया में विकार उत्पन्न होगा या तो लिंग के कारण, या वचन के कारण, या फिर कारक के कारण। जो विकारी शब्द होते हैं उनकी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन संभव है विकारी कहलाते हैं। और हम पीछे की क्लासेज में जान चुके हैं कि क्रिया हमारी क्या है, एक विकारी शब्द है। यानी क्रिया में जिस प्रकार से भी विकार उत्पन्न होगा, क्रिया का रूप वैसा ही बन जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं ये कहती हूं, सीता पत्र लिखती है, लिखती है। वाक्य को ध्यान से समझिएगा, सीता पत्र लिखती है। सबसे पहले तो हम इस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया शब्द को पहचाने। देखिए पहचाने का तरीका, यदि आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पुनः कहना चाहूंगी अवश्य देख लीजिएगा। बहुत ही आसान मैंने बताया है कि किसी भी वाक्य में हम कर्म कैसे छाटें, किसी वाक्य में कर्ता शब्द को कैसे पहचाने। आइए थोड़ा सा यहाँ भी आपके सामने रखती हूँ कि हमें हमें किसी भी वाक्य में कर्ता पहचानने के लिए क्रिया से कौन का अनुस्वर करना पड़ता है। कौन का अनुस्वर क्या देता है, हमारा कर्ता देता है। यदि हम वाक्य में क्या का क्वेश्चन करते हैं तो क्या का अनुस्वर क्या होता है, हमारा कर्म होता है। और क्रिया शब्द पहचानते ही हैं, ये क्रिया शब्द होते हैं। देखिए अब कहते हैं सीता पत्र लिखती है, इसमें क्या लिखती है, क्या देखें तो पत्र आ जाएगा, यानी पत्र यहाँ क्या है, हमारा कर्म है। कौन लिखती है तो सीता अनुस्वर आ जाता है, सीता यहाँ क्या है, हमारा कर्ता है। इतना समझ आया सभी को कि अगर इस वाक्य में हम देखें कि सीता इस वाक्य में क्या है, कर्ता, पत्र यहाँ कर्म है, और लिखती यहाँ क्या है, आपका क्रिया शब्द है। ठीक है, लिखती है यहाँ क्या है, आपका क्रिया शब्द है। देखिए अगर हम ये कहें, अब देखें कि इसमें जो क्रिया शब्द है लिखती है, यह किस प्रकार की क्रिया है, यह आपकी कर्तृवाच्य क्रिया है, या कर्मवाच्य क्रिया है, या भाववाच्य क्रिया है। कैसे पहचाने, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो क्रिया शब्द है इसका लिंग सबसे पहले हम पहचानते हैं कि क्रिया शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों लिखती शब्द है, और लिखती शब्द है तो कैसा शब्द है आपका, ये स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर लिखता होता तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाता, लिखती स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम पत्र की बात करें तो पत्र किस प्रकार का शब्द है, आपका पुल्लिंग शब्द है, पत्र पुल्लिंग शब्द है। अगर सीता की बात करें तो सीता किस प्रकार का शब्द है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तीनों जो हमें पद दिए गए, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके लिंग को हमने पहचाना कि सीता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, पत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और लिखती है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिखती क्रिया थी हमारी, इसकी लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। और इधर देखें तो कर्ता की भी लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। यानी ये जो क्रिया है इसकी लिंग का निर्धारण किसके अनुसार हुआ है, कर्ता शब्द के अनुसार। इस क्रिया शब्द के लिंग का निर्धारण कर्ता शब्द के अनुसार हुआ, तो इसका व्यापार भी किसके साथ हुआ, कर्ता शब्द के साथ हुआ। इसका जो ये कहें कि व्यवहार है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, कर्ता शब्द के अनुसार। यदि कर्ता के अनुसार क्रिया की लिंग आती है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी कर्तृवाच्य क्रिया कहलाती है। समझ आया। यदि क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द की लिंग अगर कर्ता शब्द के अनुसार आती है तो वह क्रिया शब्द आपका
कर्तृवाच्य क्रिया शब्द होगा, कर्तावाच्य क्रिया शब्द होगा। एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूँ, और उदाहरण लिया जाता है, सबसे पहले हम देखिए कर्तृवाची के ही उदाहरण लिया जाता है। राम चाय पीता है। ध्यान से देखिएगा, राम चाय पीता है। अब यहाँ क्रिया शब्द क्या है? पीता। किस प्रकार का क्रिया शब्द है आपका? पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्रिया शब्द है आपका। अगर हम चाय की बात करें तो चाय क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग क्रिया शब्द है। अगर राम की बात करें तो राम कैसा है आपका? पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्रिया शब्द है। अब देखिए, ये जो पीता है ये है आपका क्रिया शब्द, चाय क्या है? कर्म है आपका, और राम क्या है? यहाँ पर कर्ता शब्द है। अब देखिए कि राम की लिंग क्या थी? पुल्लिंग। पीता जो शब्द है इसकी लिंग क्या है आपकी? पुल्लिंग है। ये जो क्रिया शब्द है इसकी लिंग किसके अनुसार निर्धारित हुई? राम के अनुसार। राम जो कर्ता शब्द था उसकी लिंग भी क्या थी? पुल्लिंग, और जो क्रिया शब्द है उसकी लिंग भी क्या है? पुल्लिंग। यदि क्रिया शब्द की लिंग का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है तो वाक्य कैसा होता है? कर्तृवाचक वाक्य होता है, और इसमें प्रयुक्त क्रिया क्या होती है? कर्तृवाच्य क्रिया कहलाती है। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। चलिए एक और उदाहरण आपके सामने रख दिया जाए। उदाहरण आता है, बालक चाय पीता है। कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे या बालक रख दे हम चाहे राम रख दे, हमें कुछ भी रखा जाए, हमें सिर्फ लिंग देखनी है शब्द की। अगर बालक की बात करें तो कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चाय कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। और पीता शब्द की बात करें तो कैसा है? पुल्लिंग। और पीता यहाँ पर हमारा क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द की लिंग किसके अनुसार आई है? कर्ता शब्द के अनुसार। यदि क्रिया शब्द की लिंग कर्ता शब्द के अनुसार आती है तो यह क्रिया कैसी होती है? कर्तृवाच्य क्रिया कहलाती है। आइए दूसरा प्रकार देखें। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा वो होता है कर्मवाच्य। दूसरा प्रकार निकल जाता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्रिया। यदि कर्मवाच्य क्रिया की परिभाषा देखें तो ऐसी क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ पाया जाता है, जिसका व्यवहार कर्म के साथ होता है। यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस क्रिया शब्द की लिंग कर्म के अनुसार आती है वह क्रिया कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है। देखिए अब हम इसी शब्द को लेते हैं, अगर इसी वाक्य को उठाएं तो वाक्य हमारा आ जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें सीता हमारा क्या है? कर्ता शब्द है। अगर पत्र की बात करें तो कैसा है हमारा? कर्म शब्द है। लिखा जाता है क्या है आपका? क्रिया शब्द है। हम पहचाने कि जो लिखा जाता है इस क्रिया की लिंग क्या है आपकी? ये पुल्लिंग शब्द है आपका। पत्र देखे तो पत्र भी कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। और अगर सीता को देखते हैं तो सीता क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो आपका क्रिया शब्द है उसकी लिंग कैसी है? पुल्लिंग है। कर्ता शब्द है पत्र, इसकी लिंग कैसी है? पुल्लिंग है। सीता शब्द है, इसकी लिंग कैसी है? स्त्रीलिंग है। यहाँ जो क्रिया की लिंग आई है यह किसके अनुसार आई है? कर्म शब्द के अनुसार आई है। क्रिया की लिंग पुल्लिंग है और कर्म की लिंग भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कर्ता की लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है।
तो यहाँ जो क्रिया की लिंग है उसका निर्धारण किसने किया? कर्म शब्द ने कर दिया। बस हमें देखना है यदि क्रिया शब्द का लिंग निर्धारण कर्म शब्द के अनुसार हो रहा है तो यह क्रिया कैसी होगी? कर्मवाच्य क्रिया होगी। एक और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। उदाहरण आता है सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। सीता के द्वारा खाना नहीं खाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नहीं भी लगा दीजिएगा। सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। देखिए कर्ता शब्द क्या है? सीता। सीता है हमारा कैसा? कर्ता शब्द है ना। खाना यहाँ कैसा है? हमारा कर्म शब्द है। और खाया जाता है क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। देखिएगा अब लिंग पहचाने कर्ता की, कर्म की और क्रिया की लिंग। यदि हम लिंग पहचानते हैं, कर्ता शब्द की लिंग क्या है? हमारी स्त्रीलिंग। कर्म शब्द की लिंग क्या है? हमारी पुल्लिंग। खाया जाता है क्रिया शब्द की लिंग भी क्या है? हमारी पुल्लिंग। देखिएगा यहाँ जो क्रिया थी इसकी लिंग का निर्धारण किसके अनुसार हुआ? कर्म के अनुसार हुआ। ये जो खाना था, ये जो भोजन था, इसकी लिंग क्या थी? पुल्लिंग। और क्रिया शब्द की लिंग भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कर्ता शब्द की लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। दोस्तों यदि लिंग, क्रिया शब्द की लिंग वचन या कारक अगर कर्म के अनुसार निर्धारित हो रहा है तो वह क्रिया आपकी कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है। आइए तीसरा प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है और तीसरा प्रकार आ जाता है भाववाच्य क्रिया। भाववाच्य क्रिया तीसरा प्रकार आ जाता है भाववाच्य क्रिया। अगर भाववाच्य क्रिया की बात करते हैं तो जिस क्रिया का व्यवहार भाव के अनुसार होता है भाववाच्य क्रिया कहलाती है। जिन क्रिया शब्दों का व्यापार भाव के साथ होता है भाववाच्य क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण आता है हमारे सामने, सीता से खाया जाता है। सीता से खाया जाता है। दोस्तों वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। सीता से खाया जाता है। सीता हमारी क्या है? कर्ता शब्द है। खाया जाता है क्या है? क्रिया शब्द है। दोस्तों क्या इस वाक्य में कर्म शब्द उपस्थित है? क्या इस वाक्य में कर्म है? कर्म उपस्थित नहीं है। अब हम देखें दो ही शब्द हमारे पास हैं, एक तो कर्ता शब्द और दूसरा क्रिया शब्द। क्रिया शब्द की लिंग कैसी है? पुल्लिंग है। क्रिया शब्द की लिंग खाया जाता पुल्लिंग शब्द है और सीता की लिंग कैसी है? आपकी स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ जो कर्ता है उसकी लिंग स्त्रीलिंग और क्रिया की लिंग पुल्लिंग है। तो क्रिया की लिंग कर्ता के अनुसार तो आई नहीं है, कर्ता के अनुसार नहीं आई है तो ये कर्तृवाच्य नहीं है। और क्रिया की लिंग पुल्लिंग है, ये हम नहीं कह सकते कि कर्म के अनुसार आई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें जो कर्म उपस्थित ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो यहाँ जो क्रिया की लिंग है न तो कर्ता के अनुसार आई और न ही वाक्य में कर्म उपस्थित है, तो यह क्रिया का व्यापार किसके साथ हुआ? भाव के साथ हुआ। ये क्रिया की जो लिंग है ये किसके अनुसार आई? आपके
भाव के अनुसार आई कि क्रिया सीता से खाया जाता है, तो ये जो खाया जाता है ये खाने का भाव प्रकट कर रहा है। बस हम याद रखें कि यदि वाक्य में क्रिया की लिंग कर्ता के अनुसार नहीं आती और कर्म भी उपस्थित नहीं होता है तो वाक्य कैसा होता है, भाववाचक वाक्य होता है। और उपस्थित क्रिया कैसी होगी, भाववाच्य क्रिया कहलाएगी। जैसे दूसरा उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं। दूसरा उदाहरण आ जाता है, राम से सोया नहीं जाता। राम से सोया नहीं जाता, तो दोस्तों ये जो सोया नहीं जाता है ये आपका क्या है, एक भाव को प्रकट कर रहा है और यहाँ कर्म उपस्थित नहीं है। अगर कर्म उपस्थित नहीं है तो वाक्य कैसा है, भाववाच्य वाक्य है और क्रिया भी कैसी होगी, भाववाच्य क्रिया होगी। तो बस हमें क्या देखना है, जैसे हम दे दें कि सीता से चला जाता है, उदाहरण है सीता से चला जाता है। सीता से चला जाता है तो यहाँ जो सीता है वो स्त्रीलिंग है, ये कर्ता शब्द है, कर्म यहाँ उपस्थित नहीं है और चला जाता जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो ये जो चला जाता है ये भाव के अनुसार आया है, तो क्रिया कैसी होगी, भाववाच्य क्रिया हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब तीनों में अंतर देखते हैं कि जो कर्तृवाच्य क्रिया होती है, कर्तृवाच्य जो क्रिया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर हुआ। जब क्रिया की लिंग कर्ता के अनुसार आए तो कर्तृवाच्य होगी, जब क्रिया की लिंग कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य होगी, और जब क्रिया की लिंग कर्ता के अनुसार न आए और कर्म उपस्थित न हो तो वह क्रिया भाववाच्य होगी। दूसरी सिंपल पहचान हम क्या देखकर आए, अभी निष्कर्ष क्या निकाला कि यदि वाक्य में के द्वारा या से उपस्थित होता है, यदि वाक्य में के द्वारा या से उपस्थित होता है तो वो कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होता है। के द्वारा या से है तो दो ही हो सकते हैं, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य, और दोनों में से कौन सा होगा यह देखने के लिए हमें देखना है वाक्य में यदि इनके साथ कर्म उपस्थित है तो हमारा वाक्य कर्मवाच्य हो जाएगा, और के द्वारा या से के साथ कर्म उपस्थित नहीं है तो हमारा वाक्य भाववाच्य कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझाती हूं इसको। उदाहरण हमारे सामने आता है, सीता से खाना खाया जाता है। सीता से खाना खाया जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ से आया है और से के साथ क्या आया, कर्म उपस्थित है। यहाँ जो खाना है, भोजन है, ये कर्म है। अगर से के साथ कर्म उपस्थित है तो हमारा वाक्य क्या होगा, कर्मवाच्य वाक्य होगा और क्रिया भी कर्मवाच्य ही पाई जाएगी। यदि इसको मैं ये बना देती कि सीता से खाया जाता है तो यहाँ कर्म उपस्थित नहीं है, अगर से के साथ कर्म उपस्थित नहीं है तो क्रिया कैसी होगी, भाववाच्य क्रिया होगी। चाहे वाक्य पूछा जाए चाहे क्रिया का प्रकार पूछा जाए, अगर वाक्य में के द्वारा या से उपस्थित है और इसके साथ कर्म आया है तो यह कर्मवाचक वाक्य होगा। यदि वाक्य में के द्वारा या से के साथ कर्म उपस्थित नहीं है तो यह वाक्य आपका भाववाच्य वाक्य होगा।
और यदि वाक्य में के द्वारा या से उपस्थित नहीं है तो यह वाक्य आपका कर्तृवाचक वाक्य होगा। क्रिया पूछे तो वही है कि अगर के या से के साथ कर्म उपस्थित है तो उस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य क्रिया कहलाएगी। के द्वारा या से के साथ यदि कर्म उपस्थित नहीं है तो भाववाच्य क्रिया कहलाएगी। यदि वाक्य में के द्वारा या से उपस्थित नहीं है तो फिर वो कर्तृवाचक वाक्य कहलाता है, क्रिया भी कर्तृवाचक क्रिया कहलाएगी। नहीं, दूसरी पहचान ये देख लेना कि क्रिया की लिंग किसके अनुसार आई है। अगर क्रिया की लिंग कर्ता के अनुसार आई तो कर्तृवाच्य होगी, कर्म के अनुसार आई तो कर्मवाच्य होगी, और कर्म उपस्थित नहीं है, कर्ता के अनुसार भी नहीं आई तो भाववाच्य आ जाएगी। कोई भी पहचान ध्यान रख लीजिएगा कि यदि क्रिया की लिंग का निर्धारण करना सीख लें या फिर वाक्य में देख लें कि के द्वारा या से है या नहीं है। अगर के द्वारा या से उपस्थित है, इसके साथ कर्म भी आया हुआ है तो कर्मवाच्य क्रिया कहलाएगी। के द्वारा या से के साथ कर्म उपस्थित नहीं है तो भाववाच्य क्रिया कहलाएगी। और वाक्य में के द्वारा या से ही नहीं है तो क्रिया कैसी होगी? कर्तृवाच्य क्रिया कहलाएगी। आशा रखती हूँ सभी को समझ आई होगी, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो पुनः कहना चाहूंगी कि क्लास को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह से मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूं। धन्यवाद।